तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा कास्टर केलर सेल। लास्ट क्लास में हम नेल्सन सेल की बात कर चुके हैं और नेल्सन सेल में हमने ये देखा था कि नेल्सन सेल में कुछ खामी और खराबियां थी, कुछ कमियां थी, ये रही डिसएडवांटेजेस नेल्सन सेल की। अब ये खामियां, ये खराबियां, ये प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं कास्टर केलर सेल में। तो हम देखेंगे कि कास्टर केलर सेल की कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, यानी कि कंप्लीट डिटेल्स हम देखेंगे कास्टर केलर सेल। सबसे पहले इस सेल की कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो मैं की नोट्स में पॉइंट्स को लिख लेता हूँ कि इस सेल की सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो ये है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू सेल्स, मतलब इसके अंदर दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर रिएक्शंस होते हैं। वन इज प्राइमरी सेल एंड दूसरा जो है वो कहलाता है बेटा सेकेंडरी सेल। इसके अंदर दो सेल्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। ठीक है। अच्छा, प्राइमरी सेल के अंदर क्या होता है? प्राइमरी सेल के अंदर जो, अगर मैं इन लोगों को एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ इनके बीच में ताकि आप। सर जी सर आयशा का मैसेज आया है, वो लिंक से क्लास ज्वाइन कर रही है लेकिन क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। उन्होंने आपको मैसेज किया है, आप देखना जरा। तो हमारे पास मैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस रखता हूँ ताकि एक सर नोट्स का पेज नंबर दिएगा। यार नोट्स का पेज नंबर आई थिंक सो 20 22 22 के बाद देखो कोई होगा सही, मुझे भी याद नहीं। सर 25 है। ठीक है, 25 देख लो बेटा। ओके सर। अच्छा, अब देखो प्राइमरी सेल हमारे पास, ठीक है। प्राइमरी सेल क्या होता है? प्राइमरी सेल बेसिकली एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। प्राइमरी सेल हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है बेटा। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम ये बात वैसे भी जानते ही हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हो रहा होता है सर? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा होता है। तो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के लिए वी ऑल नो कि हमें क्या क्या चाहिए होता है। हमें चाहिए होता है एनोड, हमें चाहिए होता है कैथोड, हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एनोड इज मेड अप ऑफ, एनोड किस चीज का बना हुआ होता है यहाँ पर? एनोड बना हुआ होता है बेटा टाइटेनियम का। ठीक है। कैथोड यहाँ पर मरकरी होता है, लिक्विड मरकरी। मरकरी याद रखिएगा ओनली मेटल है, दुनिया का वाहिद मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, मरकरी। ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर जो है वो ब्राइन होता है। सेकेंडरी सेल में क्या होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, यहाँ पर होता यह है कि सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स गेट सेपरेटेड। इस वाले कंपार्टमेंट में सोडियम और क्लोरीन के एटम्स एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर हम ब्राइन यूज कर रहे होते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट, और ब्राइन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है बेटा NaCl का। सेकेंडरी सेल में क्या होता है? सोडियम, अच्छा सोडियम सेल की इसकी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं अभी तो हम। तो यहाँ पर सोडियम आता है और इसका एक और नाम होता है डेन्यूडर। इसके अंदर ग्रेफाइट ब्लॉक्स लगे हुए होते हैं सेल के अंदर। तो ग्रेफाइट ब्लॉक्स आर यूज्ड टू मिक्स अप द मिक्स अप मिक्स अप वाटर एंड मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, ठीक है। तो अब वापिस यहाँ पर अगर मैं कंस्ट्रक्शन बताऊं तो देखो ये है प्राइमरी सेल। ठीक है, इस सेल को कहते हैं हम प्राइमरी सेल।
ये मेरे पास है सेकेंडरी सेल, इसका दूसरा नाम डेन्यूडर भी होता है, डेन्यूडर, यहाँ डेन्यूडर नाम लिखा हुआ भी है इत्तेफाक से इसका, ये लिखा हुआ है डेन्यूडर, ठीक है। प्राइमरी सेल के अंदर बेटा ये लगे हुए हैं टाइटेनियम के एनोड, ठीक है। यहाँ पर पूरे पंप में, यहाँ पर प्लांट में मरकरी होता है एज कैथोड, ठीक है। और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हम इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होता है, ठीक है। और फिर यहाँ से ये इस पाइप के जरिए यहाँ पर ये लिक्विड ट्रांसफर करता है सेकेंडरी सेल, ठीक है। तो अब जब हम वर्किंग पर आएंगे तो वर्किंग में देखते हैं कि होता क्या है। कंस्ट्रक्शन में बेटा किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। बेटा कंस्ट्रक्शन में कोई सवाल है तो पूछ। सर एक बार दोबारा समझा दें। बेटा कंस्ट्रक्शन कास्टर कैलर सेल की ये है कि कास्टर कैलर सेल के अंदर दो सेल होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाता है, जिसके अंदर प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा होता है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस अगर हो रहा है तो एनोड चाहिए टाइटेनियम, कैथोड चाहिए मरकरी, यहाँ पर एनोड और कैथोड होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पर यूज होता है वो ब्राइन है। ब्राइन किसे कहते हैं? सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। और इस प्राइमरी सेल में क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन आयन एक दूसरे से अलग होते हैं यहाँ पर प्राइमरी सेल में, ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी सेल के अंदर ग्रेफाइट लगे ब्लॉक्स लगे हुए होते हैं, और इन ग्रेफाइट ब्लॉक्स का काम होता है ये आने वाले पानी को और ऊपर से आने वाले जो हमारे पास इस सेल का प्राइमरी सेल का मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर को रिएक्ट कराना या प्रॉपरली मिक्स करना, ये इसकी टोटल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सही है सर। चलो आगे चलते हैं। कोई सवाल तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है। अच्छा बेटा अब आ जाते हैं हम वर्किंग पे सेल की, कि सेल वर्क किस तरीके से करता है और क्या होता है। अच्छा प्रोसेस की जो लफ्जी तफसीलात है वो आपको नोट्स में मिल जाएंगी। मैं अभी इतनी ज़्यादा लफ्जी तफसीलात की तरफ नहीं जा रहा, सीधे सीधे रिएक्शन लिख रहा हूँ और लफ्जी तफसीलात जो है वो ज़बानी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम तो ये होता है कि हमें इसमें प्रिपेयर करना पड़ता है ब्राइन। सोडियम और क्लोराइड का पानी में डालकर हम जो सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ब्राइन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिख तो दिया है ब्राइन, इसके बारे में कुछ नोट्स में लिखा होता है ये 25% वेट बाय वेट सोल्यूशन होता सर है जी। वो कह रही है मैं यूट्यूब से ले लूंगी। ओके 25% वेट बाय वेट सोल्यूशन होता है। हमने ये पढ़ा है इसमें मतलब कई कई कुछ नोट्स में इसका जिक्र होता है। तो 25% वेट बाय वेट सोल्यूशन का क्या मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि 25 ग्राम अगर आपके पास NaCl है तो 25 ग्राम NaCl को हम 75 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। 25% वेट बाय वेट का मतलब ये होता है। और अगर सर फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 ग्राम का मिक्सचर हो तो बेटा उसके अंदर 250 ग्राम NaCl होगा, ठीक है, और 750 ग्राम वाटर होगा। ये 25% वेट बाय वेट का मतलब ये है। इज दैट क्लियर? हानिया माइक बंद करो बेटा। क्लियर है? कोई सवाल तो नहीं है? नो सर। ओके ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ब्राइन का सोल्यूशन बना लिया जो कि कुछ नोट्स की तफसीलात के मुताबिक 25% वेट बाय वेट होता है, तो मसला नहीं है, हमने बना लिया। अच्छा जब हम कहते हैं कि हाँ कोई भी चीज पानी में डिसॉल्व होती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस दो आइंस में टूटती है, ठीक है ना। तो क्लोरीन और सोडियम अपने अपने आइंस में टूट गए। हमने आपको एक बात और भी बताई थी कि बेटा जब कोई चीज पानी में डिसॉल्व होती है और वो अपने आइंस में टूटती है तो पानी भी आयोनाइज होता है अप टू सम एक्सटेंट। तो पानी भी यहाँ पर आयोनाइज हो गया, यानी हमारे पास यहाँ पर दो आइंस नहीं है बल्कि हमारे पास यहाँ पर 4 आइंस हैं। सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड
हाइड्रोक्साइल नेगेटिव आइन। ये हमारे पास 4 आइंस आ गए बेटा। ठीक है, इस बात में कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? नो सर। यानी अब मेरे पास यहाँ पर है 4 आइंस। कौन कौन से भाई? सोडियम है पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये 4 आइंस है इस जगह पर। ठीक है, अब क्या होगा जब हम करंट पास करना शुरू करेंगे? ठीक है, करंट पास करना जब हम शुरू करेंगे तो करंट पास करने के नतीजे में क्लोरीन आइन जो होगा, अच्छा अब यहाँ पर एनोड कैथोड रिएक्शन आ रहे हैं। करंट पास होने के नतीजे में एट एनोड, करंट पास होने के नतीजे में बेटा एनोड पर रिएक्शन होगा और एनोड पर आइंस मूव करेंगे। जब भी हम करंट पास करना शुरू करते हैं तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस आइंस जो होते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव आइंस जो होते हैं, ये अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रेवल करते हैं, जिस बात की वजाहत हमने नेल्सन सेल में भी की थी आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 नेगेटिव आइंस हैं, एनोड के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एनोड पर कैसा चार्ज होता है सर? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सबसे पहले एनोड की तरफ रिएक्शन होता है, तो अब 2 नेगेटिव आइन है, क्लोरीन और हाइड्रोक्साइल। तो कौन मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड? जल्दी से बताएं। क्लोरीन। क्लोरीन मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड। क्लोरीन। गुड बेटा, क्लोरीन आइन मूव करेगा एनोड की तरफ। क्लोरीन मूव कर रहा है एनोड की तरफ, और क्लोरीन एनोड पर जाकर अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, और ये बन रहा है क्लोरीन का न्यूट्रल एटम। अच्छा, जब ये आइन था तो लिक्विड स्टेट में था, जब ये न्यूट्रल हुआ तो ये अपने नेचुरल स्टेट में वापस जाएगा, जो कि कौन सी? गैसियस स्टेट है। इक्वेशन को बैलेंस और सेटिस्फाई रखने के लिए क्लोरीन नेगेटिव लिक्विड का ये रिएक्ट कर रहा है, और ये Cl0 प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ पर आ जाएगा गैस। ठीक है, इक्वेशन को, क्योंकि मुझे पता है कि क्लोरीन जो है वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो डायटोमिक फॉर्म की वजह से मैंने 2 इक्वेशन ले ली, वरना बात तो एक इक्वेशन से भी एक्सप्लेन हो रही है। ठीक है, अब क्या करना है? अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो इन दोनों आयंस को ऐड करने पर क्या आ जाएगा? 2Cl नेगेटिव आयन। इन दोनों न्यूट्रल गैस एटम्स को ऐड करोगे हो जाएगा Cl2 गैस, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई कैथोड। इसको हम क्या कह सकते हैं? ये जो हमारे पास आया है ये क्या है बेटा? ये कैथोड रिएक्शन। ठीक है, ये कैथोड रिएक्शन है। आगे चलूं बेटा? सर जी सर जब भी हम लोग वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो OH नेगेटिव कभी भी जो है वो एनोड से रिएक्ट नहीं करेगा, या सिर्फ ये NaCl में ही होता है? बेटा ये देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। मैंने लास्ट NaCl में भी ये बात बताई थी कि असल में यहाँ पर जो टेंडेंसी है ना वो OH की ही रिएक्ट करने की है, लेकिन क्लोरीन आइन तादाद में ज्यादा है एज कम्पेयर टू OH, तो ये अपने तादाद की वजह से जीत रहा है। समझ रही हो? मतलब ये कंडीशन यहाँ पर हमने बनाई है, तभी जाकर ये क्लोरीन आयन वहां पे ट्रेवल कर रहा है। अगर हम ये कंडीशन ना बनाए, मिसाल के तौर पे बराबरी का मुकाबला हो क्लोरीन नेगेटिव और OH नेगेटिव में, तो अगर बराबरी का मुकाबला होगा तो ये मुकाबला हमेशा हमेशा क्लोरीन हार जाएगा और OH जीत जाएगा। तो हमने इसके अंदर समझ लो कि वो कहते हैं ना धांधली की हुई है। ठीक है, जी जी। चलो और कोई सवाल किसी को? आगे चलूं? सर ये जो आपने 9 दफा इक्वेशन लिखी क्यों लिखी? एक ही दफा लिख देते हम। बेटा ये एक दफा लिख देते, मैंने बेसिकली आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा कि एक एक आयन ट्रेवल कर रहा है। मैं एक दफा भी लिखता काफी था, लेकिन मुझे एक बात पता है कि क्लोरीन जो गैस है वो डाई एटॉमिक गैस होती है, वो कभी भी अकेले एटम नहीं रहता। तो बाद में भी मुझे इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता, तो इसलिए मैंने आपको अलग अलग बताया कि बेटा देखो एक आयन जाएगा तो ऐसा होगा,
फिर दूसरा आयन जाएगा, तो ऐसा होगा बाद में वो दोनों आयन्स ऐड हो जाएंगे। देखो जब दो अलग अलग आयन न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रल होकर ये जब ये दोनों मिलेंगे तभी तो Cl2 बनेगा ना। तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ, दो अलग अलग आयन न्यूट्रल हो रहे हैं, फिर दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो ये लोग मिल रहे हैं। ठीक है, जी सर। और कोई सवाल बेटा किसी को? आगे चलूं? अब रिएक्शन है बेटा हमारे पास एट कैथोड, कैथोड पर होने वाला रिएक्शन। अच्छा, कैथोड रिएक्शन के लिए देखिएगा कि ये जो टाइटेनियम के एनोड थे ये एक्सटर्नल सर्किट के जरिए हमारे पास कनेक्ट है किससे? फॉर एग्जांपल ये मरकरी से, फॉर एग्जांपल क्या मरकरी से कनेक्टेड है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन या टाइटेनियम पे लूज हुए थे, ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके वायर के जरिए आ गए मरकरी एनोड कैथोड पर। ठीक है, अब ये मरकरी कैथोड पर जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो सोडियम आइंस जो थे, जो पॉजिटिवली चार्ज थे, दे विल डेफिनेटली मूव टूवर्ड्स, सोडियम आयन जो कि पॉजिटिवली चार्ज थे, दे विल डेफिनेटली मूव टूवर्ड्स एनो कैथोड, और वो वहां जाकर उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे जो क्लोरीन के पास से आया था। और असल में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये था सोडियम का ही, आयोनिक बॉन्ड बनाते हुए सोडियम ने क्लोरीन को दिया था। ठीक है ना, तो सोडियम ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, सोडियम क्या बन गया? सोडियम न्यूट्रल बन गया। ठीक है, न्यूट्रल एटम बन गया। इसी तरीके से सोडियम का एक और आयन, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन आए थे, मामले को बैलेंस रखने के लिए हमने दूसरा आयन भी लिख लिया, ये भी न्यूट्रल हो गया। अच्छा, अब देखो जब लिक्विड होता है तो आयन होता है तो लिक्विड होता है वो, और जब वो न्यूट्रल होता है तो वो गैस बन जाता है। ठीक है, इन दोनों को अब आप ऐड कर लीजिए, इन दोनों आयंस को आपने ऐड किया, ये हो गया 2Na+1। इन दोनों को आपने ऐड किया, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया 2, इन दोनों को आयन, ओहो इसको भी मैंने गैस लिख दिया, बता भी नहीं रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ। ये सॉलिड होता है बेटा, गैस थोड़ी होता है। सोडियम जब भी, याद रखना, कोई भी आयन जब न्यूट्रलाइज होता है ना तो वो अपनी नेचुरल स्टेट में वापस जाता है, जो उसकी नेचुरल स्टेट है। अब नेचुरली क्लोरीन गैस होती है तो वो गैस स्टेट में चली जाती है, सोडियम नेचुरली सॉलिड होता है तो वो सॉलिड स्टेट में आता है। क्लियर हो रही है बात मेरी बेटा? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सोडियम न्यूट्रल हो गया। ठीक है, देखो क्लोरीन यहाँ एनोड पर न्यूट्रलाइज हुई, न्यूट्रलाइज होकर यहाँ से गैस बन के इस पाइप के जरिए, इस पाइप के जरिए क्लोरीन निकल गई। ठीक है, क्लोरीन न्यूट्रलाइज हुई, इस पाइप के जरिए बाहर निकल गई। अब ये जो सोडियम यहाँ न्यूट्रलाइज हुआ, सोडियम तो यहाँ जमा हो रहा है आकर, सोडियम तो इस जगह पर मरकरी पे जमा हो रहा है ना। अच्छा, ये सेल सेल जो होता है ना, थोड़ा सा ऐसे करके टिल्ट होता है, जैसे ये सेल है, उसके बाद ये जो पाइप होता है ना, ये थोड़ा सा ऐसे करके टिल्ट होता है ये, यानी कि जो भी चीज यहाँ पर आएगी वो स्लाइड करके कहाँ चली जाएगी? नीचे की तरफ। ये इस जगह से थोड़ा सा टिल्ट होता है, तो ये जो सोडियम होता है ना, ये यहाँ से थोड़ा सा टिल्ट होकर इस तरफ जाता है। अच्छा, एक और बात, ये सोडियम जैसे ही न्यूट्रल होगा, सॉलिड स्टेट में आएगा, सोडियम मरकरी के साथ मिलकर एक मिक्सचर फॉर्म कर लेता है जिसे हम कहते हैं सोडियम अमलगम। ठीक है, मरकरी के साथ मिलकर ये क्या कर लेता है? एक मिक्सचर फॉर्म कर लेता है सोडियम अमलगम, क्योंकि लिक्विड इज अ मरकरी इज अ लिक्विड। ठीक है ना, ये क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया सोडियम अमलगम। और मरकरी की ये टेंडेंसी होती है, ये किसी भी मेटल के साथ मिलकर ना अमेलगम फॉर्म कर लेती है। अमेलगम क्या होता है सर? अमेलगम बेटा एक खास किस्म का मिक्सचर होता है। जैसे मैं अगर तुम लोगों को थोड़ा सा इसको पिक्चराइज कराना चाहूँ, यार वो एक, वो आता है जो आजकल अ, एक ग्लू ग्लू जैसी जो चल रही है, जो बड़ी स्टिकी सी होती है, क्या कहते हैं उसको? मुझे अभी देखो नाम जहन में नहीं आ रहा उसका, स्लाइम, स्लम, कुछ ऐसा कुछ कहते हैं उसको, यस सर, स्लाइम होता है ना? स्लाइम जैसा ही होता है ये सोडियम अमेलगम या कैल्शियम अमेलगम, स्लाइम जैसा होता है, स्लाइम नहीं होता। ठीक है ना, तो ये ऐसा होता है।
अब आपने स्लाइम को देखा है, वो थोड़ा सा मतलब अगर स्लाइम जैसा है तो ये लिक्विड की तरह होगा, क्योंकि मरकरी इज अ लिक्विड, ठीक है ना। सोडियम उसके अंदर जस्ट समझ लो चिपक गया, एब्जॉर्ब हो गया। तो ये मरकरी जो है वो ट्रेवल करेगा टुवर्ड्स, कहाँ पर, मरकरी विल ट्रेवल टुवर्ड्स दिस दिस सेल। मरकरी जो है वो इस सेल की तरफ ट्रेवल करना शुरू हो जाएगा। ये जो नीचे वाला डेन्यूडर सेल है। तो अब हम यहाँ पर हेडिंग लिख लेते हैं। जब यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी सेल का रिएक्शन शुरू होंगे। ये समझ में आया कि यहाँ पर ये जो सोडियम अमलगम फॉर्म हुआ कैसे हुआ, क्या हुआ, ये होता है। यस सर। अब हमारे पास सेकेंडरी सेल के रिएक्शंस हैं। सेकेंडरी सेल के रिएक्शंस देखते हैं। तो सेकेंडरी सेल में जिस वक्त ये सोडियम अमलगम ऊपर से आ रहा होता है, उसी वक्त हम यहाँ नीचे से ना वाटर के को वेपर्स फॉर्म में पास करते हैं। हाई प्रेशर पे वाटर को पास करते हैं। अच्छा, अब हाई प्रेशर पे पास होने पर क्या होता है कि ये जो सोडियम का अमलगम होता है, ये बहुत बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स वाटर। मतलब ऐसा कि आप फौरन ही जैसे जो है ना कंज्यूम कर लें, तो ये फौरन ही वाटर से रिएक्ट करता है। अच्छा, वाटर में हमारे पास, इसको मैं सेपरेट करके लिखता हूँ, ज्यादा बेहतर है। ये फौरन ही वाटर से रिएक्ट करता है और हमारे पास फॉर्म हो जाता है, Na रिएक्ट करता है OH के साथ, ये बनता है NaOH, ठीक है। हाइड्रोजन गैस हमारे पास न्यूट्रल होकर आ जाती है। जब सारा OH Na ने निकाल दिया तो हमारे पास हाइड्रोजन न्यूट्रल होकर आ जाती है। और मरकरी जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो मरकरी अलग आ जाता है लिक्विड स्टेट में। यहाँ से अब सेल में देखो, इस जगह से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कलेक्ट कर लेते हैं। ये आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड कलेक्ट हो गया और यहाँ से हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, ये ग्रेफाइट ब्लॉक क्यों लगाए हुए होते हैं? ग्रेफाइट सर? ब्लॉक, जी सर मरकरी हाइड्रोजन के साथ वैसे ही रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ इसमें नहीं कर रहा? नहीं, वैसे ही नहीं करता, वैसे भी नहीं करता। ओके। मरकरी बहुत मतलब इतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं है मरकरी जो है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो मरकरी अच्छा सर, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप? मैं कास्टर केलर सेल का ही पढ़ा रहा हूँ बेटा टॉपिक। ओके सर, मैंने अभी ज्वाइन किया ना इसलिए। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात ये कि सर ये यहाँ पर ये ग्रेफाइट ब्लॉक लगे हुए थे, इसका क्या काम है? देखो, ग्रेफाइट ब्लॉक का काम क्या है, ये ऊपर की जानिब से यहाँ से ये अगर मेरे पास मैं सेल की तरफ जाऊं, ये देखो यहाँ से हमारे पास आ रहा है इस तरफ नीचे की तरफ सोडियम अमलगम, ठीक है। यहाँ से आ रहा है सोडियम अमलगम और यहाँ से हम पास कर रहे हैं वाटर। तो ग्रेफाइट ब्लॉक का काम होता है इन दोनों को अच्छे से मिक्स करवाना। इट इज जस्ट लाइक अ बीटर। वो अंडे वंडे फेंटने के लिए हमारे घरों में होता है ना किचन में बीटर, तो यहाँ पे ग्रेफाइट ब्लॉक का काम बीट करना है, बेसिकली इन दोनों को प्रॉपर्ली मिक्स करना है। जब ये प्रॉपर्ली मिक्स होते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होकर रिलीज हो जाता है और मरकरी जो है वो यहाँ नीचे की तरफ, इस तरफ नीचे की तरफ बेस में कलेक्ट हो जाता है वापस। फिर इस प्रोसेस में हम मरकरी को पंप करके दोबारा से यहाँ पर कैथोड के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रोसेस दोबारा से रिड्यू हो जाता है। समझ गए? जी। अच्छा, अब एक और बात, इस सेल में भी कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले तो ये देख लें। एडवांटेजेस ये है कि भाई ये सेल जो है नेल्सन सेल के मुकाबले में ज्यादा प्रोडक्शन देता है, ठीक है। और दूसरी एडवांटेज क्या है कि भाई नेल्सन सेल 90% प्योर प्रोडक्ट दे रहा था, ये उससे ज्यादा प्योर प्रोडक्ट देता है, ठीक है, कास्टर केलर सेल। तो ये इस लिहाज से अच्छा है। अब खराबी क्या है, और अब आजकल के दौर में तो हम ये सेल भी इस्तेमाल नहीं करते। खराबी ये है बेटा, इसमें इस्तेमाल होता है मरकरी एज कैथोड। अच्छा, मरकरी एज कैथोड अगर यूज होता है, हम बहुत लाख कोशिश कर ले, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी हम इस सेल को साफ नहीं रख पाते। आप लोगों को वो एक मिसाल देता हूँ। देखो, मरकरी एज कैथोड यहाँ पर यूज हो रहा है, तो हर महीने सवा महीने में ना इस सेल को हमें बंद करके, प्लांट को पूरे को बंद करके इसको पूरा वॉश करना पड़ता है, क्योंकि जगह जगह इसके अंदर सोडियम क्लोराइड रह जाता है, तो वो चोकिंग कर देता है सिस्टम के अंदर, वो चोक होने लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें हर तकरीबन एक महीने के अंदर अंदर इस सिस्टम को बंद करके, पूरे को बंद करके वाटर से पूरा वॉश आउट करना पड़ता है इसको। तो अब क्या है, जब वाटर से वॉश आउट करना है तो जितना भी मरकरी है यहाँ पर यूज हुआ हुआ,
मतलब यूज होने वाला मरकरी, उसको आपने मरकरी में मोटर चलाकर पूरे प्लांट के मरकरी को जमा कर लिया किसी एक टैंक में। एक बात बताओ, हम जूस पीते हैं, स्ट्रॉ लगाकर हम जूस पीते हैं, जूस में हमारी पीने की आदत क्या होती है हम पाकिस्तानियों की, हम तब तक जूस को खींचते रहते हैं जब तक उसमें से सुड़ सुड़ की आवाज ना आ जाए, ऐसा ही है? जी सर। तो अब अच्छा, सुड़ सुड़ की आवाज आने के बाद भी ना हम लोग कुछ लोगों को तो मैंने देखा है वो स्ट्रॉ को घुमाते हैं कि कहीं और थोड़ा बहुत रह गया है तो वो भी उनको उनके स्ट्रॉ में आ जाए, है ना? इस सब चीजों के बावजूद अगर मैं एकदम सुड़ सुड़ की आवाज आ चुकी है, सारा जूस में सुड़क चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं उस जूस के डब्बे को काट के देखूं ना तो उसके अंदर थोड़ा बहुत जूस कहीं ना कहीं रह जाता है, ऐसा है? यस सर। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, मरकरी पंप में लगा मोटर लगाकर लाख इस पूरे सिस्टम में से मरकरी को पंप में टैंक में कलेक्ट करने की कोशिश करूं, लेकिन 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 थोड़ा बहुत मरकरी कहीं ना कहीं रह सकता है। और फिर जब मैं इस प्लांट को वॉश करूंगा तो वो मरकरी पानी के साथ मिलकर ड्रेनेज सिस्टम में चला जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम से मछलियों के पेट में, और मछलियों के पेट से इंसान, मछलियां जो है वो इंसानों के पेट में, और इंसानों के पेट में अगर मरकरी पहुंचा तो इंसानों को कैंसर हो जाएगा। तो मरकरी इज अ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। इस वजह से हमने इस प्लांट को ऑब्सोलीट कर दिया, हमने इस चीज को यूज करना छोड़ दिया ड्यू टू इट्स कार्सिनोजेनिसिटी। ये कार्सिनोजेनिक होता है, इस वजह से इसको हमने इस प्लांट को यूज करना अब छोड़ दिया। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे और ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे। अब आजकल के दौर में फिर क्या यूज हो रहा है सर? बेटा आजकल के दौर में यूज जो चीज हो रही है वो कहलाती है गिब्स सेल, उसे कहते हैं हम गिब्स सेल। ठीक है, कोई सवाल कास्नर केलर सेल के हवाले से किसी को भी? नो सर। नो सर। ठीक है। अच्छा जी, तो नेल्सन सेल का प्रोसेस आप लोगों को याद होगा। गौर करो, नेल्सन सेल में कैथोड पर हाइड्रोजन गया था। देखो नेल्सन सेल में भी आयंस वही हैं, सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन और OH। कैथोड पर नेल्सन सेल में हाइड्रोजन गया था, लेकिन कास्नर केलर सेल में कैथोड पर सोडियम गया, क्यों? आयंस तो यहां पर भी वही है। तो पहले रेस हाइड्रोजन जीत रहा था, अब क्लोरीन कैसे जीतने लग गया? जवाब है किसी के पास? जवाब सर एक दफा फिर बोल। मैं दोबारा बता देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि नेल्सन सेल में 4 आयंस वही थे जो कास्नर केलर सेल में है, लेकिन नेल्सन सेल में कैथोड पर सोडियम आयन नहीं गया था, हाइड्रोजन आयन गया था न्यूट्रल होने के लिए। लेकिन कास्नर केलर सेल में कैथोड पर सोडियम आयन गया है, हाइड्रोजन नहीं गया। तो क्यों नहीं गया हाइड्रोजन? ये सवाल है मेरा। सीरीज की वजह से तो नहीं हुआ ये सब कुछ? बेटा ये सब कुछ बेशक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वजह से ही हुआ है, और कोई इसमें वजह नहीं हो सकती, कोई दूसरी वजह है ही नहीं। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो अपना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही इसकी वजह है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो आयंस की पोटेंशियल वैल्यूज होती है ना, मैंने पहले भी तुम लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाई थी, तो उसमें जो आयंस की इतनी वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज पर इलेक्ट्रोड का असर भी होता है। सिर्फ इस बात का असर नहीं होता कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन में आयंस की, कॉन्सेंट्रेशन का तो असर होता है, साथ में इलेक्ट्रोड का असर भी होता है। समझ रहे हो? अब यहां पर नेल्सन सेल में इलेक्ट्रोड जो था, यानी जो कैथोड था, वो क्या था? स्टील का बना हुआ था। और यहां पर कैथोड किसका बना हुआ है? मरकरी का बना हुआ है। ठीक है ना? मरकरी इज अ इनर्ट कैथोड। मरकरी जो है वो एक इनर्ट कैथोड होता है बेटा। तो इसका जो ओवर पोटेंशियल रिक्वायर होता है ना
वो एज कंपेयर टू स्टील ज्यादा होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर तफसील लिखूं तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि मैं यहाँ अलग से इसको हाईलाइट करके लिख दूं कि ऑन कैथोड ओनली sodium ions discharge easily, सोडियम आयन डिस्चार्ज होते हैं इजीली, अच्छा हाइड्रोजन आयन के मुकाबले में, बिकॉज हाइड्रोजन has a high over voltage on mercury। मरकरी पर हाइड्रोजन का जो ओवर वोल्टेज होता है वो ज्यादा होता है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल require for discharging of hydrogen is greater। तो जो ओवर पोटेंशियल रिक्वायर होता है वो ज्यादा रिक्वायर होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन देन दैट ऑफ सोडियम आयन। ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए ऐसे समझ लो, देखो मिसाल के तौर पर स्टील कैथोड में, अगर स्टील का कैथोड हो तो सोडियम आयन को कैथोड पर जाने के लिए मिसाल के तौर पे 30 का ओवर पोटेंशियल चाहिए, 30 का पोटेंशियल चाहिए। और अगर यही कैथोड मरकरी का होगा, 30 का चाहिए सोडियम को और हाइड्रोजन को चाहिए फॉर एग्जांपल 10 का। यही कैथोड अगर मरकरी का होगा तो सोडियम को पोटेंशियल चाहिए 10 का और हाइड्रोजन को चाहिए 30 का। अब जब पोटेंशियल अप्लाई करना शुरू करोगे, 0 से जब वैल्यू बढ़ाओगे तो बेटा 10 पहले आएगा या 30 पहले आएगा? 10 पहले आएगा सर, 10 पहले आएगा ना। तो बेटा इस वाले केस में जैसे ही 10 आया हाइड्रोजन डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। तो जब तक अब सारा हाइड्रोजन डिस्चार्ज नहीं हो जाता मैं सोडियम को डिस्चार्ज कर ही नहीं सकता। लेकिन जब ये कास्नर केल्नर सेल था तो अब जब मैंने इसमें पोटेंशियल देना शुरू किया, जैसे ही वैल्यू 10 की आई सोडियम डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। ठीक है। यहां पर क्या हुआ, सोडियम डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। और जब तक अब सारा सोडियम डिस्चार्ज नहीं हो जाता तब तक हाइड्रोजन डिस्चार्ज नहीं हो सकता। फर्क समझ में आ गया बेटा? जी। ये Yes, वजह sir. है कि कास्नर केल्नर सेल में सोडियम ट्रेवल करता है और नेल्सन सेल में हाइड्रोजन ट्रेवल करता है। तो इससे ज्यादा आपको तफसील बताई नहीं जा सकती इतना डिटेल में। मतलब इस बात का तो अमूमी तौर पर टीचर जिक्र भी नहीं करते, जबकि ये बताना चाहिए। खैर, अब मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टी। सर वो एक बार दोबारा दिखा दें जो आपने लिखा है ऊपर, मरकरी इज एन इलेक्ट्रोड। तो तुमने लिखा नहीं है या लिखना है तुम्हें? सर थोड़ा सा रह गया, मुझे लिखना है। बेटा मैं स्क्रीनशॉट ले लो। जी सर, ले लिया। फाइजा माइक बेटा वीडियो ऑफ करो अपनी। जी सर, जी सर। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है बेसिकली रिएक्शंस। ठीक है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट रिएक्शंस ऑफ NaOH। तो NaOH जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, क्वीन ऑफ केमिकल्स है। तो इसके रिएक्शंस बहुत सारे होते हैं।
बहुत सारे इसके रिएक्शंस हैं, तो हम बारी बारी इसके रिएक्शंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन देखते हैं। अच्छा, क्लोरीन के साथ मैंने डिसएडवांटेजेस ऑफ नेल्सन सेल में भी इस रिएक्शन का जिक्र किया है। अगर क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन देखें तो NaOH रिएक्ट करता है जब क्लोरीन से, और कंडीशंस कैसी हो, कंडीशंस हो हॉट, तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। साथ में NaClO3 फॉर्म होता है और वाटर, सोडियम क्लोरेट और वाटर फॉर्म होता है हॉट कंडीशन में। अगर यही रिएक्शन NaOH का मैं कोल्ड कंडीशन में करवा दूं, यानी कि एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ठंडा हो, तो क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन कैसे होता है अगर ये रिएक्शन कोल्ड कंडीशन में हो रहा हो। तो NaCl रिएक्ट करता है बेटा NaOCl से, मतलब NaOCl फॉर्म करता है और H2O फॉर्म करता है। अब ये जो सोडियम क्लोरेट फॉर्म हुआ और सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, सोडियम क्लोराइड बोल रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ये क्लोरेट है, सोडियम क्लोराइड है ये, ठीक है ना। तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ और सोडियम क्लोरेट फॉर्म हुआ, ये दोनों इम्प्योरिटीज के तौर पर नेल्सन सेल में आ रहे थे और हमारे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्ट है ना उसको खराब कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद अगला हमारे पास क्या है, अगला है हमारे पास रिएक्शन विद FeCl3। FeCl3 के साथ रिएक्शन देखें किस तरीके से होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और ये वाला रिएक्शन आप अपने जो सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करवाते हैं ना उसमें भी होता है ये रिएक्शन। इसमें क्या होता है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है बेटा फेरस क्लोराइड, इस सॉल्ट का नाम है फेरस क्लोराइड, डार्क ब्राउन कलर का सॉल्ट होता है ये। तो यहाँ पे बनता है हमारे पास फेरस हाइड्रोक्साइड इन फॉर्म्स ऑफ पीपीटीज, ये डार्क ब्राउन पीपीटीज बनते हैं इसके। ये हमारे पास टेस्ट है जो हम कॉलेज में, अगर आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे और फेरस क्लोराइड का सॉल्ट किया होगा तो आपने वहाँ पर देखा होगा, और साथ में NaCl प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मजीद रिएक्शंस की, उसका रिएक्शन 3 with NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन देखो। अच्छा, सिर्फ अमोनियम क्लोराइड नहीं, अमोनियम का कोई और भी सॉल्ट अगर हो तो सेम रिएक्शन होता है, मैकेनिज्म सेम है, मैकेनिज्म याद रखना है इधर, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होता है रिएक्शन का, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है अमोनियम सॉल्ट से, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। जब ये अमोनियम सॉल्ट से रिएक्ट करता है तो दो चीजें तो लाजमी बनती है, एक अमोनिया गैस होती है, ठीक है, और वाटर, ये दो चीजें तो लाजमी बनती हैं। साथ में इसकी एक और चीज प्रोड्यूस होती है, एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट ऑफ सोडियम प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसकी दो तुम्हें एग्जांपल दूंगा और उससे तुम्हें बात समझाऊंगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर फॉर्म होगा, देखो अमोनियम फॉर्म होगा लाजमी, आंख बंद करके ये तो लिख देना, और वाटर फॉर्म होगा, ये दो चीजें आपने आंख बंद करके लिख दी। और क्या है, सॉल्ट ऑफ सोडियम, सोडियम का सॉल्ट, तो Na, और यहाँ पे देखो अमोन, इसमें से NH3 में से, अब इसको ऐसे समझ लो, NH4 में से एक हाइड्रोजन निकालो, क्या बचा NH3, वो ये आ गया।
अच्छा, इधर से निकला एक हाइड्रोजन और इधर से आया OH, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? वाटर। अब क्या रह गया? Na और Cl, तो सोडियम का सॉल्ट बन गया। इसी तरीके से अगर मैं रिएक्शन फॉर एग्जांपल NaOH का करवा रहा हूँ अमोनियम सल्फेट के साथ, NH4 ट्वाइस SO4, तो मेरे पास क्या बनेगा? अगेन दो चीजें तो लाजमी आंख बंद करके लिख दो, अमोनियम और वाटर। ठीक है, ये दो चीजें तो आंख बंद करके लिख दो। अब इधर से आया Na और इधर से आया SO4, क्या बना? Na2SO4, सोडियम सल्फेट। सही है बेटा? रिएक्शन समझ में आया? यस सर। एक मिनट दीजिएगा। अच्छा बेटा, एक चीज यहाँ पे मैं थोड़ी सी मिस कर गया हूँ, इसको ना थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों तीनों रिएक्शंस में लिखवा दूँ वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको कर लेते हैं रिएक्शन विद हैवी मेटल सॉल्ट। हैवी मेटल का जो सॉल्ट है उसके साथ इसका रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, तो एक FeCl3 से देखा था, अब एक करवाते हैं हम 2NaOH, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट, ये भी सॉल्ट है हैवी मेटल का। नतीजे में क्या बनेगा? AgOH बनेगा और साथ में सोडियम नाइट्रेट बनेगा। अच्छा, ये जो AgOH होता है बेटा, ये भी हमने प्रैक्टिकल्स में यूज किया हुआ होता है। हमारे सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में वाइट PPTs आते हैं इसके, जैसे उसके आते हैं डार्क ब्राउन या रेडिश ब्राउन PPTs, वैसे इसके वाइट PPTs आते हैं। इसी तरीके से अगर मैं NaOH का रिएक्शन कराऊं तो ये 2 नहीं होगा, 2NaOH, इसका रिएक्शन कराया मैंने कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये बन जाता है हमारे पास CuOH ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और साथ में फॉर्म होता है हमारे पास सोडियम सल्फेट, Na2SO4। अच्छा, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है बेटा वो ब्लू कलर की PPTs देता है, ब्लू PPTs। ठीक है, ब्लू PPTs इसके आ गए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक के रिएक्शंस? बेटा ये रिएक्शंस क्लियर हो गए यहाँ तक? यस सर। जी सर। ओके, नंबर 4 पर आ जाए तो रिएक्शन एज अ बेस देख लेते हैं इसके। एज अ बेस इसके क्या रिएक्शंस हैं? HCl का रिएक्शन हमने करवाया NaOH के साथ, तो ये फॉर्म हो गया NaCl और H2O। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, आपको पता है कि एसिड और बेस जब भी मिलते हैं तो हमेशा न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है, हमेशा, कभी भी इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं होगी। इसी तरीके से HNO3 का रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ करा दूं तो ये फॉर्म हो जाएगा NaNO3 और वाटर। ठीक है, कोई भी आप एसिड ले लीजिए, एक ऑर्गेनिक एसिड भी ले लेते हैं, CH3COOH एसिटिक एसिड, इसका रिएक्शन मैंने NaOH के साथ कराया तो सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। ये बन गया CH3COONA, इस सॉल्ट का नाम होता है सोडियम एसीटेट और वाटर। सारे रिएक्शन कैसे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा एक आखिरी रिएक्शन और मेरे ख्याल से बाकियों के मुकाबले में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, रिएक्शन विद salt of zinc
जिंक का सॉल्ट, या फिर इसे हम कहते हैं सॉल्ट ऑफ सेमी मेटल। इसका एक और नाम भी हो सकता है, इसे हम सॉल्ट ऑफ सेमी मेटल भी कहते हैं, क्योंकि जिंक इज अ सेमी मेटल। अच्छा, यहाँ जब रिएक्शन होता है ना, तो ये सारे सॉल्ट ऑफ सेमी मेटल का एक की रिएक्शन लिख लो, सॉल्ट ऑफ सेमी मेटल। कोई भी सॉल्ट ऑफ सेमी मेटल होगा, उसका रिएक्शन अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराऊंगा, तो मेरे पास पहले बनेगा इनसॉल्यूबल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इनसॉल्यूबल हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये रिएक्शन भी हमारे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में आता है, इसलिए इतना डिटेल में जाके समझा रहा हूँ। अगर मैं इसमें और NaOH डाल दूं, पहले इनसॉल्यूबल हाइड्रोक्साइड बन गया, अब मैं इसके अंदर और NaOH डाल दूं, तो अब पता है क्या होगा, अब बन जाएगा सॉल्यूबल सॉल्ट। सॉल्यूबल सॉल्ट ऑफ मेटल। अब ये सॉल्यूबल सॉल्ट बन जाएगा मेटल का। क्या मतलब है, मतलब समझो, सॉल्ट ऑफ सेमी मेटल, सॉल्ट ऑफ सेमी मेटल हमने लिया फॉर एग्जांपल जिंक सल्फेट का, और इसका रिएक्शन करवा दिया NaOH के साथ। ठीक है, सॉल्ट ऑफ सेमी मेटल लिया और इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराया, तो 2 मोलर रिएक्शन हुआ। यहाँ पे फॉर्म हुआ हमारे पास जिंक सल्फेट, और साथ में बना है जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा और सोडियम सल्फेट बनेगा। यहाँ हमारे पास फॉर्म हुआ जिंक हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट, ये 2 चीजें बनी। अच्छा, अब ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड देख रहे हो ना, ये है बेटा इनसॉल्यूबल हाइड्रोक्साइड। ये इनसॉल्यूबल हाइड्रोक्साइड है, जैसा कि पिछले वाले रिएक्शन में भी हुआ। यहाँ देखो, यहाँ पर ये इनसॉल्यूबल हाइड्रोक्साइड पीपीटीज बने, इनसॉल्यूबल हाइड्रोक्साइड पीपीटीज बने, इनसॉल्यूबल हाइड्रोक्साइड पीपीटीज बने। वैसे ही यहाँ पर भी एक इनसॉल्यूबल हाइड्रोक्साइड बना जिसके पीपीटीज बन गए, लेकिन आपने यहाँ पर इत्तेफाक नहीं किया। सही है, आपने क्या किया, आपने ये स्टेप 1 था, अब आपने एक और स्टेप किया। आपने उसी बीकर में जहां पर ये जिंक हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ था, इसी जिंक हाइड्रोक्साइड बीकर में आपने और ज्यादा NaOH डाल दिया, और ज्यादा डाल दिया, एक्सेस में डाला, भर के एकदम डाल दिया। ठीक है, अब पता है क्या होगा, अब ये जो आपने और NaOH ऐड किया ना, ये Na2ZnO2 बना देगा और वाटर बना देगा। और ये जो Na2ZnO2 होता है, इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, और ये जिंक का एक सॉल्ट होता है, और पता है ये वाटर सोल्यूबल सॉल्ट होता है। तो ये जितने भी यहाँ पर इनसॉल्यूबल हाइड्रोक्साइड यानी कि जो पीपीटीज फॉर्म हुए थे ना, ये सारे के सारे पीपीटीज किस में कन्वर्ट हो गए, एक सोल्यूबल सॉल्ट में कन्वर्ट हो गए। जब ये सोल्यूबल सॉल्ट में कन्वर्ट हो गए, तो ये पानी में डिसॉल्व हो गए। बात समझ में आई? जी सर। ये है बेटा सी। यस सर। ठीक है, अच्छा एक और बात बताता चलूं कि ये जो आप रिएक्शन देख रहे हो ना, यहाँ पर ये वाला जो मैंने जिंक वाला जो रिएक्शन लिखा है, ये जो रिएक्शन लिखा है पूरा पेपर में, अब देखो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की मुश्किलात किस हद तक है। पेपर में अकेले तने तनहा सिर्फ इसका सवाल भी आया पेपर में कि वाई जिंक हाइड्रोक्साइड इज सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। जिंक हाइड्रोक्साइड एक्सेस ऑफ NaOH में क्यों डिसॉल्व हो जाता है? ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड एक्सेस ऑफ NaOH में क्यों डिसॉल्व हो जाता है, सिर्फ ये भी पूछा हुआ है। अब आप सोचिए कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में सवाल का अंदाजा करना कि पेपर में कैसा सवाल आने वाला है, कौन सा सवाल आने वाला है, कितना मुश्किल है। क्योंकि सिर्फ इतनी सी बात कि यार ये जिंक हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व क्यों हुआ, एक पूरे टॉपिक में से इन्होंने सिर्फ एक छोटी सी बात निकाली है कि व्हाई जिंक हाइड्रोक्साइड इज सोल्यूबल इन दिस। तो इसका मैं जवाब यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। सर जी सर, अभी जो आपने ऊपर वाले रिएक्शंस दिखाए, अगर हम उसमें NaOH और डालें तो वो भी इनसॉल्यूबल से नहीं। सॉल्यूबल बन जाएगा? नहीं बेटा, वो नहीं बन पाएंगे।
वो नहीं बन पाएंगे, सिर्फ यही बनता है। अच्छा, अब क्यों बनता है इसकी वजह सुन लो। इट बिकम्स सोल्यूबल, ये सोल्यूबल हो जाता है बिकॉज of the formation of complex cation, or you can say, sorry, cation नहीं, complex anion, ZnO2 negative. It becomes soluble because of the formation of complex anion ZnO2. ये soluble पता है क्यों होता है? क्योंकि जो आप देख रहे हो ना Na2ZnO2, ये जो आयन होता है ना ZnO2 minus 2 माइनस, ये ZnO2 माइनस, बेसिकली ये वाटर सोल्यूबल होता है, ये आयन होता है वाटर सोल्यूबल, इस वजह से ये डिसॉल्व हो जाता है। अब समझ गए? ठीक, ये चीज है, ठीक है भाई। तो इसी के साथ हमारा अब आपने क्या करना है, अब आपने रीड आउट करना होगा नोट से NaOH के यूजेस ये रहे, पढ़ लेना काफी होगा, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये रही। तो नोट से इसको एक मरतबा रीड आउट कर लीजिएगा, ताकि कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते। सर पेज नंबर बताइएगा। पेज नंबर इसका है यार मेरे ख्याल से 26 होगा, हाँ 26 है शायद, देखो 25-26 है। इसी पे इसके यूजेस और फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखे हुए हैं, इसको एक मरतबा रीड आउट कर लीजिएगा ताकि आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड का। बाकी बात